जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथमेटिक्स और साइंस की क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग अपना जो प्रीवियस ईयर 20 डेज सीरीज है और संभावित प्रश्नों की सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग कर रहे हैं माइंड मैप। ठीक है, तो आज जो हमारा माइंड मैप है ये है मैथमेटिक्स का, और ये मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने किया था, उसमें काफ़ी कम टॉपिक हुए थे, और ये जो पार्ट 2 है ये समझ लीजिए इसमें सब कुछ है। पेपर 2 की मैथ में जो कुछ भी आ रहा है इसमें सब कुछ है, सब कुछ। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और एक पेन पेपर ले लीजिए, जो आपको लगता है कि ये बार बार भूल लो उसको आप भी नोट कर लो। अब इतना बस समझ लीजिए कि आज की क्लास के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिमाग में छप जाएंगी, सीधा बस आप लोग पेपर में जा करके क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए आज के टॉपिक पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला टॉपिक हमने नंबर सिस्टम से लिया है, संख्या पद्धति से। ठीक है, इसमें देखिए एक आता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। वो सारी संख्याएं जिससे हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की गिनती करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और ये शुरू होती हैं 1 से, जैसे एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, इस तरह से शुरू करते हैं ना, 10 गाड़ियाँ। तो ये सारे नंबर्स इसमें आते हैं, हमारे किस में आएंगे, नेचुरल नंबर इनको बोलते हैं, या फिर प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। हिंदी में मैं इसकी लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ओके, एक ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब इससे थोड़ी सी बड़ी क्या आती है, हमारी पूर्ण संख्या, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में एक होल बना दीजिए, होल मतलब 0 और जोड़ दीजिए तो वो बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या हो गई 1 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्या में 0 भी आ जाता है, 0 से लेकर के अनंत तक चलता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना, पूर्णांक हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, जिसको कि पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक में क्या होता है, अब पूर्णांक के अंदर आपका होल नंबर भी समाहित है और प्राकृतिक नंबर भी, प्राकृतिक संख्या भी समाहित है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक सब कुछ आता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कितना, इधर इधर इनफाइनाइट से आएगा -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स हैं, तो हाँ, जो देखिए जो बड़े वाले गोले के अंदर आ रहे हैं, जो बड़े वाले गोले के अंदर आ रहे हैं वो सब सही माने जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि क्या ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो सर्कल है वो बड़ा है। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गए इंटीजर्स, समझ गए आप, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इंटीजर्स आपके -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट विद 0 आता है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब उसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है, अब सारे जो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे 1/2, 2/3, ये माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर के अंदर ये तीनों चीजें आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर भी आते हैं। याद रहेगा ये चीजें। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है इरेशनल, जो इन सब से, इन अभी जो 4 पढ़े हैं इन चारों से अलग होती है, इरेशनल। ठीक है ना, ये क्या होती हैं, ये हमारा पाई होता है, या फिर इमेजिनरी नंबर होते हैं, या फिर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका रूट परफेक्ट रूट ना निकल पाए, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। आपके पेपर में जो आएगा या तो पाई से आ जाएगा या तो फिर रूट से आ जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, कभी रूट में 9 दे करके बोल दे क्या ये इरेशनल है, नहीं, ये इरेशनल नहीं आएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट रूट निकलता है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बार क्वेश्चन बना था रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्या में आपका रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, उस सही गलत ऑप्शन चेक करना था, उसमें कह रहा था कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं केवल रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है,
तो वो ऑप्शन गलत हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या केवल रेशनल नहीं होती है, वो इरेशनल भी होती है, रेशनल भी होती है। ये देखिए बाहर बाहर जो बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी है ना, इसका मतलब वास्तविक संख्या में सब कुछ आ रहा है आपका। ये जो बाहर बाहर बाउंड्री बनी है, ठीक है, ये बता रहा है कि इसके अंदर सब कुछ समाहित है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब एक बार मेरे साथ बताओ, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? एक से शुरू होती है अनंत तक। होल नंबर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें जीरो भी आ जाए। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो माइनस से लेके प्लस तक और साथ में जीरो भी आ जाए। रेशनल कौन से होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाए, उसमें इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सब आते हैं। इरेशनल रूट वाला कम से कम याद रखो, और पाई वाला, ठीक है। और लेकिन ये जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर आपका रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है ना, बात समझ गए? चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। इस तरह से आपको कई सारे रेशियो दे देगा, आपको दे देगा 1/2, 2/3, 5/7, 4/3, इस तरह से दे देगा और आपसे कहेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो, या डायरेक्ट पूछ लेगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, या आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ये मैंने पीवाईक्यू सीरीज में सब कुछ बता रखा है, यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ कि देखिए कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये चेक करने के लिए उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब एक चीज का ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आप देखो इस तरह, जैसे 1/2 है आपके सामने और 1/3 है। अगर हमें पता करना है इन भिन्न में कौन भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, हम क्या करेंगे, इनमें तीर देखो हमेशा नीचे से चलाई जाती है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमेशा तीर ऐसे लगाओगे नीचे से ऊपर की तरफ, ये भी नीचे से ऊपर। कुछ लोगों को सिखाने के बाद वो क्या करते हैं, तीर को उल्टा लगा देंगे, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तीर आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाए, अब इसका गुणा यहां करके यहां लिखोगे, ठीक है, 3 एकम 3 यहां लिख दिया। अब इसका गुणा इसके साथ करके यहां लिखोगे, 2 एकम 2। अब देखिए इसमें कौन बड़ा आया, 3 बड़ा है, तो इधर वाली भिन्न आपकी बड़ी हो गई, तो 1/2 आपसे बड़ा, आपका बड़ा हो गया किससे, 1/3 से। हमेशा यही अप्रोच लगाना, क्योंकि ये बड़े से बड़े भिन्न को भी सॉल्व करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आसान है तो वो भी आप कर सकते हो, वो क्या करेंगे 1/2 है, 1/3 है, इसको भाग दे देंगे, कहेंगे ये 0.5 है, ये 0.32 समथिंग है। तो ये इस तरह से थोड़ा टफ बन जाता है जब डेटा बड़े में आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रॉस वाले पे जाइएगा, बस एरो लगाना सीख जाइए। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या है। पूरी की पूरी मैथ हमने समेटा हुआ है, 8-10 पेज है, ठीक है ना, बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए एक आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। कौन से? एक तो 1 हो और एक वो खुद संख्या हो, खुद हो, ठीक है, 2 ही केवल फैक्टर हो, ठीक है। तो देखिए ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा शुरू होती है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 को माना गया है। ये याद रखना, कई बार यही पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ जो इवन हो, तो 2 होता है, ठीक है। 2 हो गया, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से चलता जाता है। समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है? अच्छा एक बात देखिए, 1 जो है ये हमारा प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। और सबको मैं थैंक यू बोलता हूं कि जो लोग कमेंट करते हैं और जो लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन लोगों को सबको धन्यवाद बोलता हूं। कल किसी ने ये पूछा था, ये डाउट मैंने शायद किसी वीडियो में ये बता दिया था कि 1 प्राइम में आंसर, जबकि उस क्वेश्चन का सही है, ठीक है, वहां पे 2, 3, 5 आएगा हमारा जो प्राइम नंबर थे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, मैंने कमेंट पिन कर रखा है। चलिए यहां तक समझ गए आप लोग, आई होप सबको समझ में आ गया। चलो अब हम आ जाते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य देख लिया, भाज्य इसका अपोजिट होता है, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से तो कटें और साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, 4 हो गया, 5 हो गया, 8, इस तरह से जो भी चीजें कटती हैं ये सारी आ जाएंगी। समझ गए? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट आपका आता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याओं के जोड़े, ये जोड़े में आई पूछी जाती हैं, जब भी पूछी जाएंगी आपसे दे देगा कि क्या 4 और 9 सह अभाज्य है कि नहीं है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये जोड़े में पूछी जाती हैं। इनमें क्या होता है, जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, इन जोड़ों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कोप्राइम नंबर। जैसे 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है एक के सिवा, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 14 15 हो गया। इस तरह से आप लोग क्या पहचानते हो? कोप्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या, ठीक है। यहां तक चीजें हमारी क्लियर हो गई। चलिए, ये सारे के सारे एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, एक एक लाइन, सब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बने हुए हैं। मैं आपको इस माइंड मैप के थ्रू सारी चीजें यहां पे छाप देना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, आपसे पूछता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है ना, या पाइथागोरस त्रियक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ट्रिक बोलते हैं, त्रिक करके, ठीक है। पूछे 3 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे चेक करोगे? जो संख्याएं, 3 संख्याएं इसे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक फार्मूला होता है, अगर आप आधार को 2m मान लो और लंब को m² - 1 मान लो और हाइपोटेनियस को m² + 1 मान लो, तो तीनों नंबर इनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट आपको मैंने एक नंबर दे दिया, एक आधार दे दिया कि 12 है, ठीक है ना, और आप बाकी बताओ सब क्या क्या आएंगी। तो आप क्या करोगे? 12 हो गया 2m की वैल्यू अगर 12 हो गई तो इसको काटिए 6, तो m निकल के आपका 6 आ गया ना, 6 आ गया। तो अब क्या करोगे? इसमें रखिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर - 1 बराबर 35। इसमें रखिए 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर + 1 तो 36 और 1 37। तो आपका जो एक ट्रिपलेट बन जाता है वो बन जाता है 12 35 37, ठीक है ना। तो ये आपस में एक ट्रिपलेट है। तो इस तरह से चेक करके आप बता सकते हो कि कौन सा त्रिभुज के पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा नहीं है। अच्छा, अगर सपोज दैट आपको पेपर के टाइम ये बातें नहीं याद आती हैं, ये m क्या था कुछ नहीं याद आता है, तब आप क्या करोगे? आप उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग कीजिएगा और बची हुई दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़िएगा। अगर बराबर आ गई तो वो मान लीजिएगा ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं है। ये बात तो ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए बात को? कर लोगे? ठीक है, चलो कर लोगे तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास आता है, जब भी आपको कहे, देखिए रूट या फिर क्यूब रूट, वर्गमूल या फिर घनमूल निकालने की बात करें तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है, सीधा उस पर नहीं चले जाना है कि कैसे हमने ये पढ़ा था वो। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब भी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहला काम करना, चारों ऑप्शन पे नजर एक बार दौड़ा लेना। इससे क्या होगा? और नजर दौड़ाने से क्या देखोगे? उसमें देखना ऐसे कितने ऑप्शन है जिनके इकाई के अंक अलग अलग हैं, ठीक है। अगर चारों अलग अलग हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत आसान हो जाता है ऑप्शन से क्वेश्चन करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आफ्टर सीटेट भी सिखाऊंगा। अभी तो जितना दे पा रहा हूं आपके पेपर तक, तो उतना तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने क्यों कहा दिमाग लगाना? फैक्टर करने के लिए। देखिए, जैसे आपके सामने दे दिया, क्यूब रूट निकालिए 16 × 13 72, ये लिखा हुआ 13 और 72, इसका आपको क्यूब रूट निकालने को कह दिया। अब ये मत करना कि इसको 16 से गुणा करके चलो लग गए फैक्टर करना, इसका क्यूब रूट निकाला जाए, नहीं, ये नहीं करना। दिमाग कैसे लगाना है कि ये देखिए 16 है, 16 में ऐसा क्या छिपा हुआ है कि जो परफेक्ट क्यूब रूट होता है किसी का। तो 16 में एक 8 संख्या छुपी हुई है ना, 8 जो होती है 2 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो आप 16 को 8 के फॉर्म में तोड़ दो, तो इसको लिख सकते हो 8 गुणा में 2। अब 8 तो क्यूब से बाहर आ जाएगा। जब आपको 2 मिल गया तब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। अगर 2 आया है तो इसका मतलब 2, इसका कोई ना कोई पेयर बन के हमें बाहर मिलेगा। तो 2 का क्यूब सोचो 8 होता है, तो 2 को सोचो कि 8 कैसे बनेगा, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 2 से। तो बची हुई संख्या को 2 से भाग देकर इस तरह से फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है ना। फाइनली इस तरह से आपका 2 गुणा फिर लास्ट में जैसे 343 बच गया। कुछ फैक्टर तो सबको याद रहते हैं, 343 परफेक्ट क्यूब होता है किसका? 7 का।
इस तरह से करना है, ना कि आपको लग जाना है एकदम फैक्टर करना। वहां से करोगे बहुत टाइम जाएगा। जितना टाइम आप मैथ और साइंस में बचा लेंगे पेडागोजी सीडीपी ये सब करने में, उतना ही आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ता है, वहां पे टाइम जाएगा आपका। जैसे आप देखिए इसका रूट निकालना था, तो रूट निकालते टाइम 8 तो क्यूब रूट होता है। अब आप सोचिए 8 के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 4 होता है, तो 4 गुणा 2 लिख दीजिए आपने। अब सोचो कि 2 आ गया तो 2 का एक और पेयर आएगा ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर आना है। तो ये हो ना हो ये 2 का गुणन वाला है, तो इसको 2 के गुणे में तोड़ लो। अब वो लास्ट में अपने आप दिख जाएगा, जैसे ये 144 दिख गया तो ये 12 का होता है। तो इस तरीके का आपको दिमाग लगा करके रूट निकालना है, और इस तरह से लंबे वाले मेथड पे तब जाना जब आपको लगे कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है, मैं कोई फैक्टर नहीं पकड़ पा रहा हूँ, नजर घुमाते ही नहीं दिख रहा है, तब आप लोग लीनियर वे पे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वन मतलब गिनती का एक जो है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। ये आपसे सही और गलत में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन बिल्कुल सही है कौन सही नहीं है। तो आप क्या कहोगे, ये सही मान लेना कि एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कि कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक को 1/1 ही तो लिखोगे, ये फिर भी 1 आएगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है कि केवल 2 ही दुनिया में ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम स्वयं वही संख्या है। ठीक है, ये बात पूछेगा तो वो दोनों संख्याएं कौन है, एक है एक है -1। एक का उल्टा करोगे तो भी 1 मिलेगा, -1 का उल्टा करोगे तो भी 1 मिलेगा, -1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ओके, यहां तक समझ गए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ऐसी संख्या जिसका ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि रिजल्ट 1 आ जाए। रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। जैसे a/b एक नंबर दे दिया, मैं इसमें किस चीज से गुणा कर दूं कि इसका उत्तर 1 आ जाए। तो आप कहोगे कि सर इसके उल्टे से गुणा कर दो, b/a से गुणा कर दो, ये सारे कट के 1 बना देगा। तो अब जो ये b/a आया ना, वो a/b का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है या फिर मल्टीपल इनवर्स है। समझ गए बात, यही बात यहां लिखा है। किसी संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिससे दी गई संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। समझ गए बात, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से एक आता है योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये रिजल्ट क्या कहता है, ऐसी संख्या लाके किसी संख्या में जोड़ दो जिससे उत्तर जो है, आंसर जो है 0 बन जाए। जैसे आपके पास 8 है कोई संख्या, मैं आपसे बोलूं कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं कि रिजल्ट मेरा 0 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर इसमें ना 0, इसमें -8 जोड़ दो, आंसर 0 आ जाएगा। तो 8 का एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा -8 को। बात समझ गए, ठीक है। तो अब आप लोग आई थिंक कर पाओगे। देखिए कह रहा है वह संख्या जो होती है जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर रिजल्ट 0 प्राप्त होता है। बात समझ गए, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत आप लोगों के लिए, काफी मेहनत मैं कर रहा हूं, बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आफ्टर सीटेट आप लोग देखेंगे इतना अच्छा कंटेंट देने वाला हूं मैं आप लोगों को। हर एग्जाम का, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं सबके माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स और फ्लो चार्ट, फुल नोट्स तो जो है वो तो रहेगा ही अपना क्लास के साथ, ठीक है। और सारी क्लासेस फ्री होंगी, कभी भी पेड नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। ये चीजें आ गई अपने पास, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा एक चीज और पूछना था, मैं सोच रहा था कि 2 माइंड मैप और लिया दूं, एक मैथ पेडागोजी का, एक साइंस पेडागोजी का। छोटे छोटे माइंड मैप लिया देता हूं, उससे 10 के 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि यस सर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और शेयर करके और सब्सक्राइब करके दिखाइएगा कि हाँ सर, मुझे लगेगा कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ रहे हैं, आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मैं पेडागोजी का जो दोनों सब्जेक्ट पेडागोजी है, मैथ और साइंस, उनके लिए भी एकदम इतना बढ़िया सटीक लेके आऊंगा कि सब कुछ दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना। चलो, और मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो लोग भी लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं आप सबका, ठीक है। चलिए आगे सिखाता हूं मैं आप लोगों को, आ जाइए। एडिटिव इनवर्स हो गया हमारा। अब देखिए ये बात याद रखना, दुनिया में किसी भी चीज की अगर घात 0 हो गई तो वो रिजल्ट 1 आता है।
अगर मैं बोल दूं अपना नाम लिख करके अमृत, अमृत की पावर 0 है अगर, तो ये पूरी वैल्यू 1 होगी। कुछ भी आ जाए आपके सामने लिखा हुआ ABCD दे दे या गिनती कोई दे दे तो आप क्या बोलोगे, ये 1 होता है। ये बात याद रखोगे, ठीक है ना। अब हम इसमें देख लेते हैं, पावर की बात देख लेते हैं। देखिए ये फार्मूले हैं छोटे छोटे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कभी भी अगर आधार समान है तो अगर उनका गुणा हो रहा है तो घातें जो है आपस में जुड़ जाती हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n, m प्लस n बन जाता है। अगर आधार समान है, देखिए ये अगर इस तरह से लिखा है a की पावर m, तो इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है घात, पावर और बेस। अगर ये इस तरह से है तो ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाती है। आई थिंक ये सबको पता होगा, जल्दी जल्दी मैं रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से रूट के अंदर a लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा ये 1 अपान करके पावर बन जाता है, ठीक है, a की पावर 1 अपान n, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए याद रख लो, जैसे रूट में ये लिखा हुआ तो a की पावर आपका हो जाता है 1/2, ठीक है, ये हो गया। अगर गुणा में करके a और b की घात n है तो a की अलग से भी n हो सकती है इंटू और b की घात n अलग से हो जाएगी, ठीक है। यही भाग में भी होता है, अगर दोनों की पावर एक साथ आपने n लिखा हुआ है तो इसको अलग से भी लिख सकते हो, a की पावर n बटा b की पावर n लिख सकते हो। ये तो बता ही दिया, 0 घात वाला 1 होता है। अच्छा, अगर घात की घात होती है, जैसे a की पावर m तो दिया था और इस पूरे की पावर n है, तो गुणा हो जाता है घात का आपस में, m गुणा n, ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा, किसी रूट के अंदर a की पावर p है और यहाँ क्यूब जो n लिखा हुआ है तो a की पावर p बटा n हो जाता है, ये बात याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, क्यूब लगा हुआ, क्यूब रूट लगा हुआ है आपसे a और b दोनों पे, मतलब n रूट लगा हुआ है a और b दोनों पे, तो अलग अलग से भी लगा के गुणा कर सकते हो आप। अच्छा, एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, a की घात m है, अगर घात पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बनाना चाहते हो तो उल्टा करके लिख दो, 1 अपान a की पावर माइनस m, ये लिख दो। और यहाँ पे आ जाओ, अगर घात ऋणात्मक पहले से दे रखी है, पावर माइनस m है, तो इसको उल्टा करके 1 अपान पावर प्लस बना दो, m बना दो। जैसे आपको अगर मैं दे दूं a की पावर, सॉरी आपको दे दूं 3 की घात माइनस 2, तो इसको आप लिख दोगे 1/3 की घात 2, ये पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए बात, ये फार्मूले क्लियर हो गए, बोलो हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। मैंने सारे चैप्टर लिए हैं, घबराइएगा मत आप बिल्कुल, मैं खड़ा हूं। मैथ और साइंस में, टीचिंग के एग्जाम में आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, चाहे जब एग्जाम दोगे, ठीक है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम मैंने नहीं लिखा, सबको पता होता है। अगर इकाई के अंक पे सम संख्या आ जाती है तो वो 2 से भाग होगी 100%, और 0 भी आ जाता है तो भी भाग होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है 3 से। 3 का विभाज्यता का नियम कहता है, अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग करने पे 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख दूं 1 2 3, ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 2 5 1 6, इन सबको जोड़ लिया, इसको भाग देंगे 3 से, हाँ कट रहा है तो ये पूरा जो है 3 से भाग होगी, ये कहना चाह रहा है। यही सेम नियम होता है 9 से। कोई संख्या 9 से भाग होगी कि नहीं, अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग होती है, ये बात याद रख लोगे। समझ गए ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, 1 सेकंड का टाइम देना आप लोग। चलिए देखिए, अगला आ जाता है आपका 4 से विभाज्यता का नियम। दुनिया की कोई संख्या अगर 4 से भाग हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के बस 2 अंक चेक करते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से अगर भाग लग रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मैंने अगर यहाँ लिख दिया 16, इसके पहले कुछ भी लिखूं, 2 5 8 18 32 कुछ भी रखूं, अगर ये दोनों 4 से भाग लग जा रहे हैं तो ये कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी, याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से आता है 8 का नियम, 8 से भाग का। ये कहता है अगर किसी बड़ी से बड़ी संख्या का लास्ट का 3 अंक 8 से कट गया तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, ये होता है 8 का नियम। किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है, ये याद हो गया। अब आता है आपका 5 से डिवीजन का रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, दुनिया की कोई सी भी संख्या हो जिसके अंतिम में 0 लिखा हो या फिर 5 लिखा हो, 1 11 15 17 18 2 8 5 3, अगर 0 या फिर 5 आ रहा है तो वो 5 से कटेगी ही कटेगी। तो ये हो गया 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 0 या 5, यहाँ 5 लिख दिया था मैंने, ठीक है, याद रहेगा। चलो
सबसे इंपॉर्टेंट आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में विषम पदों का योग करो। कैसे करोगे, जैसे मान लो ए बी, यहां ये क्यों लगा रहा हूं मैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपको नंबर दे रखा है। आप क्या करोगे, विषम संख्या मतलब ये वाला एक छोड़ के एक को जोड़ लीजिए, फिर इनको छोड़ के इनको जोड़ लीजिए, इन दोनों का जो रिजल्ट आया, इनका जो रिजल्ट आया, दोनों का डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए। या तो अंतर 0 के बराबर आ जाए, या तो 11 से भाग होने वाला संख्या आ जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग होती है। ठीक है, कोई अगर डाउट है, नहीं समझ पा रहे, अगर पहले कभी पढ़ा होगा 100% यहाँ पे छप जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है डिविजिबिलिटी रूल का, सीटेड टारगेट 24 के नाम से, वहां जाके सारी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये माइंड मैप है, मैं सारी चीजें यहाँ पे रखवाना चाह रहा हूँ एग्जाम से पहले कि 7 तारीख तक आपको सब कुछ यहाँ छपा रहे। चलो 7 तारीख के अगले भी किसी भी एग्जाम में आप पढ़ोगे, दोबारा भी कोई भी पढ़ता है ये वीडियो को देखेगा तो उसको भी ये बातें याद रहे। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं अपने एलसीएम एचसीएफ पे। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि सब्सक्राइब करने के लिए, इसके पीछे एक मोटिव सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे ही हमारी संख्या थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस अपनी लाइव रखेंगे। लाइव रखने से ये फायदा है कि कम्युनिकेशन 2 वे हो जाता है। यहाँ क्या है ना, मैं बैठ करके अपने लैपटॉप से बातें करता हूँ ऐसे लगता है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो माइंड में रहती हैं, नहीं याद आ रही हैं, तो वो चीज़ें रह जाती है आप लोगों को बताना। ठीक है, तो जब वीडियो बना लेता हूं तो मुझे याद आता है, अरे यार ये तो मैंने बताया ही नहीं बच्चों को, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ना जल्दी से हम लोग अगर सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाएंगे तो इस पे काम कर पाएंगे कि लाइव क्लासेस लेंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम पे आ जाते हैं हम लोग। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हैं। अगर एलसीएम निकालने के लिए फैक्टर करने वाला मेथड होता है, एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि होता है। अगर जिसको नहीं पता है तो वो चैप्टर जाके डिटेल में पढ़ लेना। अभी हम मोटे मोटी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, अगर फ्रैक्शन का अगर हमें रेशियो निकालना है, भिन्न का ये एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अगर कहता है भिन्न का एलसीएम निकालो, तो अंश का एलसीएम निकाल दो, बचे हुए हर का एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, अगर कहता है भिन्न का एचसीएफ निकाल दो, जो यहां पूछे वही अंश का कर दो आप। अगर पूछे एलसीएम निकालो भिन्न का, तो अंश का एलसीएम निकाल दो, बचे हुए नीचे का एचसीएफ। अगर आपसे कहता है कि एचसीएफ निकाल दो भिन्न का, तो अंश का क्या करोगे आप, एचसीएफ निकाल दोगे, हर का एलसीएम निकाल दोगे। ये समझ गए फार्मूला। ठीक है, और एक एलसीएम एचसीएफ का गोल्डन रूल होता है, दो संख्याओं का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक बात ये याद रखना। ठीक है, अभी देखो मेरे माइंड में एक बात याद आ गई, यही लाइव होते तो और जल्दी याद आता कि जो होता है एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमेशा भाग कर देता है एलसीएम को। एलसीएम कितना, जैसे मान लो अगर किसी संख्या का एलसीएम 75 आ गया और एचसीएफ इसका जब भी आएगा तो 75 को काटने वाला आएगा, 15 आ जाए चाहे 1 आ जाए, मतलब हमेशा एचसीएफ एलसीएम को भाग करेगा। ये भी नोट करके लिख लो, ये बात लिखना भूल गया था मैं। क्या लिखोगे, एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम को भाग देता है। चलो ठीक है, यहां तक चीजें समझ गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे चैप्टर्स को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, देखिए अलजेब्रा से क्वेश्चन बनते हैं फैक्टर करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपसे पूछता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, इनको जोड़ने इनके घटाने के बाद एक्स का गुणनखंड क्या होगा, या फिर पूछ लेता है एक्स स्क्वायर के गुणनखंड एक्स के गुणनखंड का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब कभी भी इस तरह से 2-3 पद आ जाए, योग घटाव की बात करें, एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणनखंड की बात करें, तो हमें फोकस केवल उन चीजों पे करना, उसी पावर पे करना है जिसके बारे में जिसका जोड़ घटाव वो पूछ रहा है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो क्यूब को इग्नोर मारो, एक्स को, डी को, सबको इग्नोर मार के सारा फोकस आप इस पे करोगे। ठीक है, अगर ये बात जो कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है, तो जहां पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए वहां जाके देखिएगा, मैंने यही मेथड से अप्लाई किया है और बहुत आसान से कर पाओगे। जैसे 3-4 इक्वेशन है, सबको जोड़ के घटाने मत बैठ जाना, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इस तरह से सीधा टारगेट करना, किसका पूछ रहा है वो, x की पावर 4 का पूछ रहा है, तो सब कुछ छोड़ के इन्हीं का जोड़ घटाव करो कि ये कहां कहां बन रहे हैं, बस इन्हीं को जोड़ो या घटाओ जो कह रहा है क्वेश्चन में। याद रहेगी बातें। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं, देखते हैं ये वाले टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको ऑप्शन से करना है। कैसे वाले,
जब आपको इस तरह से कुछ दे दे आपको एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक क्यूबिक और आपसे कहे कि 4 ऑप्शनों में से बताओ कॉमन फैक्टर कौन सा है या कॉमन गुणनखंड कौन सा है, सार्वगुणनखंड कौन सा है, तो अब आप लोग को इसका गुणनखंड करने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे। क्या करना है आपको, सारे ऑप्शन को इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालो। यहां से एक्स की वैल्यू 8, यहां से -10, सबको निकाल करके धड़ाधड़ से इसमें रख के सेटिस्फाई करो। जो सेटिस्फाई कर गया तीनों को, वही कॉमन आंसर हो जाता है। याद रखोगे ये बातें। ये मैं देखो शॉर्ट नोट के साथ साथ आपको क्वेश्चन करने की भी ट्रिक्स बता रहा हूं, कैसे पेपर में करना है, समय कैसे बचाना है। चलो, ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से किया जाना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा देखो, एक चीज मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि जब भी आप मैथ के प्रश्न हल करो तो आपको एक सबसे पहली नजर आपके ऑप्शन पे जानी चाहिए, चारों ऑप्शन पे। उनको देखो कि अगर नंबर्स में है तो यूनिट प्लेस पे नजर दौड़ाओ, क्या सारे यूनिट प्लेस अलग अलग हैं। अगर मान लो ऐसा है सर्कल वगैरह का है तो आप देखिए किसमें आर पूछा है, आर नहीं है कि नहीं है, तो ऊपर ही उनको रिमूव करने की कोशिश करो। ये सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के जल्दी। ठीक है, ये सारी चीजें मैथ की चीजें देखो, अभी अगर जितना पकड़ पा रहे हो पकड़ लो, अच्छी बात है। आफ्टर सीटेड ये सारे टिप्स और ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे देखते ही आंसर करोगे। मैं बता रहा हूँ 50 से 55% क्वेश्चन आप लोग केवल ऑप्शन से कर पाओगे। कितने भी टीचिंग के एग्जाम हो, केवल ऑप्शन से करवाऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं अभी सिखाया नहीं हूं, मैं करने लग जाऊं आप लोगों को सब बत्ती गुल हो जाता, आप कहोगे सर क्या ही बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। हाँ, अगर आपको डेमो देखना है तो आप जाइएगा, यूपी पुलिस का हमने एक कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, वहां पे देखिएगा मैंने कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन करे हैं। ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं आप लोग का बीच में 1 मिनट टाइम ले लेता हूं, उसके लिए बहुत सॉरी बोलता हूं। मैं टाइम कभी भी नहीं लेना चाहता, हम पढ़ाई पे फोकस करते। आ जाइए, देखिए टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलिनोमियल दे करके पूछ लिया था कि ये कौन सा पद है, इसमें ढूंढ के बताइए त्रिपद कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, ऐसे। तो देखिए बहुपद को हम लोग 2 तरीके से पहचानते हैं। ठीक है, एक तो उनके नंबर ऑफ टर्म से, टर्म का मतलब होता है पद। पद कैसे पहचानते हैं, जो ये साइन बीच में प्लस या माइनस लगा होता है, इसके पहले जितना संख्या लिखा, जैसे यहाँ पे एक माइनस लिखा हुआ है, इसके पहले एक पद ये हो गया, टर्म एक ये हो गया, यहाँ साइन के पहले एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गई, तो ये त्रिपदी व्यंजक हो गया। टर्म ऐसे पहचानते हैं, साइन के पहले बीच में क्या क्या है। ठीक है, समझ गए। ये 7th की एनसीईआरटी का टॉपिक है। अच्छा, अब देखिए पहला आता है आपका मोनोमियल, 1 टर्म वाले, जिसमें केवल और केवल एक ही टर्म होगा। बाइनोमियल होता है जिसको बोलते हैं 2 टर्म वाला, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, त्रिपद, ये द्विपद होता है। इसमें देखिए प्लस के पहले एक पद हो गया, एक पद ये, तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 पद हो जाते हैं। इसी तरह से ये मेनी टर्म आ जाते हैं, 1 से 3 से ज्यादा आ जाते हैं, कई टर्म आ जाते हैं। तो टर्म वाले से पहचान जाओगे। दूसरा, इसकी पहचान कई बार पूछ लेता है इसकी डिग्री से, घात से। अब देखिए पॉलिनोमियल या बहुपद की डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है, इस पे जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री बोली जाती है। जैसे यहाँ पे x का कुछ पावर नहीं है तो 0 मान लोगे, तो ये डिग्री 0 हो गई। ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल x कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये बात समझ गए। उसके बाद आपका लीनियर पोलिनोमियल आ जाता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। मतलब x के ऊपर कुछ ना लिखा हो तो आप समझ जाओ वो लीनियर है। ये हो गया। दूसरा आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब x की सबसे बड़ी जो घात होगी वो 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाता है। क्यूबिक आ जाता है, x के सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो ये क्यूबिक आ जाता है। ठीक है ना। 1 सेकंड बस, फैन बंद करने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। बस आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हो तो एक एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि लास्ट मोमेंट पे वो भी देख ले। अच्छा, अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 1 हफ्ते में ही आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। बताऊं क्या क्या करना है आपको, सारे माइंड मैप देख लेना है, सारे जो आपके ये मैराथन क्लास है उसको देख लेना है, और संभावित क्लास, संभावित प्रश्नों की सीरीज वो देख लो, और टाइम मिल रहा है तो 20 डेज सीरीज, यहां से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गारंटी है। अच्छा, अब देखिए अलजेब्रा के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, सबको पता होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़ दो। ये बेसिक फार्मूले हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ए माइनस बी का होल मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूले याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। ठीक है, चलो अलजेब्रा की चीज़ें हमने कर लिया, फैक्टर वगैरह सब बता दिया। अब देखिए कई बार आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, फैक्टर निकालने आना चाहिए। वो चीज़ें देखिए लंबी चीज़ें हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में नहीं ले सकते, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो ना। ठीक है, अब देखिए एक आता है आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखा जाता है, और डिस्काउंट से और एज वाले क्वेश्चन, उनको कैसे करना है वो बता देता हूँ। प्रॉफिट लॉस में एक देखिए आपका क्रय मूल्य होता है, जिसपे आप कोई वस्तु खरीद के लाते हो। ठीक है, उस पर कुछ रुपए जोड़ करके उसके ऊपर लिख दिए, जैसे आपने 100 रुपये की चीज़ लाई, यहाँ पे 250 रुपया लिख करके टांग दिया दुकान के सामने। जो आपने लिखा अपने हाथों से उसको अंकित मूल्य या मार्क प्राइस बोलते हैं। अब आप छूट देते हो, छूट कभी भी क्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है प्रतिशत में। ये छूट दे दिया, छूट देने के बाद कस्टमर जितने पे ले गया उसको बोलते हैं उसका विक्रय मूल्य। अब आपको प्रॉफिट चेक करना है ना, तो प्रॉफिट जो होता है इनके बीच में चेक होता है, किसके, जितने का खरीद के लाए जितने का बेचे, ना कि इससे कोई मतलब है, प्रॉफिट इससे देखा जाता है। समझ गए, तो यहां से। और अगर आपको जैसे प्रॉफिट देखना है तो क्या करते हैं, लाभ होता है आपका कितने का बेचे उसमें से जितने का खरीद के लाए थे घटा दो तो लाभ निकल जाता है। हानि होता है जितने का खरीदे और जितने का बेचे वो घटा दो तो हानि पता चल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका प्रतिशत पता करना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर लाभ लिखिए, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा और गुणा 100। हानि प्रतिशत में भी नीचे क्रय मूल्य आएगा, कितने का हानि हुआ वो और गुणा 100। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इन फार्मूलों का इस्तेमाल मत करना। मैंने एक पूरा चैप्टर करा रखा है PYQ सारा, वहां जाके देख लेना। ठीक है, वहां पे मैंने कैसे सॉल्व किया उस मेथड से करना। जो बच्चे आप लोगों में से देखे होंगे उस क्लास को, उनको पता होगा कि मैं फार्मूले से नहीं करवाता हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग उसको फॉलो करना, किस मेथड से कराया हूं जा करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, कोई फार्मूला नहीं इस्तेमाल कराता, सारा लॉजिक से करवाता हूँ। चलिए अब एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से आता है। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, PRT बटा 100 इसको बोलते हैं। P ये होता है PRT बटा 100। P होता है मूलधन और कितने की दर से लगा है प्रतिवर्ष या प्रति 6 महीने पे, और ये टाइम हो गया। ठीक है, तो इससे ये फार्मूला याद रखना, लेकिन ये भी हम जो है फार्मूले से नहीं कराते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर देखोगे तो मैं बिना फार्मूले के लॉजिक लगा करके रियल लाइफ से कनेक्ट करके करवाता हूँ, वो देख लीजिएगा। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, मतलब मिश्र धन निकालते हैं। ये होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस मूलधन कर दीजिए, ये निकल के आ जाता है। लेकिन इन फार्मूलों का इस्तेमाल मत करना, अभी भी मैं कह रहा हूँ। नहीं वीडियो देखे हो तो प्रीवियस ईयर की कोई सी भी एक वीडियो देखना, उसमें एक आधी क्वेश्चन तो कराया होगा, कैसे कराया हूँ आपको समझ में आ जाएगा। उस मेथड से करोगे तो बहुत कम टाइम में एकदम सही आंसर आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। इस मेथड से जाओगे बहुत कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। मेरा फर्ज है आप लोगों को सारी चीज़ें बताना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने का आपका काम है, वो कर दीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए मैं क्यों कहता हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग पेडागॉजी पढ़ते होंगे, एक चीज़ देखते होंगे, उसमें कहा जाता है टीचर और लर्नर के बीच में उनका संबंध भी जो होता है शिक्षा को, अधिगम को प्रभावित करता है। ये बात सीखे हो ना, ये आप लोग खुद ही पढ़ाते हो तो ये चीज़ें समझ में आता होगा कि जो लर्नर होता है और जो टीचर होता है उनके बीच में कैसा संबंध है, वो भी आपके सीखने को चीज़ों को बढ़ावा देता है। आप जब कभी कमेंट करोगे या सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आएगा कि नहीं, इस टीचर से मेरा लगाव है। आप लोग देखते होंगे कि स्कूल में हमारा एक फेवरेट टीचर होता था, हर किसी का एक फेवरेट टीचर होता था, और उसका जो सब्जेक्ट होता था वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी हो जाता था अपने आप। क्यों? क्योंकि हमारा लगाव हो जाता है। तो इसलिए जब आप लोग कमेंट करते हो ना, तो हम जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने आप लोगों में से कोई नहीं रहता है, लेकिन एक इमेजिनेशन होता है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमें लगता है कि हाँ आप मेरे सामने हो, आप सब चीज़ें देख रहे हो, आप जवाब दे रहे हो, इस तरह से बोलता हूँ। आप कमेंट करके देखिएगा, सब्सक्राइब करके देखिएगा, आपके अंदर से अपने आप फीलिंग जनरेट होगी कि इस टीचर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा अटैचमेंट है। फिर देखना आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा, और जो चीज़ें पढ़ोगे आपको समझ में भी आएगा। ये साइकोलॉजी कहती है, क्योंकि आप लोग तो CDP वगैरह पढ़ ही रहे होंगे पेडागॉजी, तो वहाँ पे आप लोगों ने सीखा होगा कि टीचर स्टूडेंट का संबंध भी प्रभावित करता है बच्चे के अधिगम को।
ठीक है। चलो मैं सीडीपी नहीं पढ़ा रहा हूँ या मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, पढ़ाई की तरफ। 1 मिनट टाइम ले लिया, कब थक जाता हूँ बोलते बोलते, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए क्या है। हाँ, ये एक सक्सेसिव मेथड होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने कहा कि आपको पहले कहा कि 10% छूट दिया, फिर कहा एक और 10% दिया, एक बार में 20 नहीं बोला, उसने कहा एक मैं 10% छूट देता हूँ, फिर 10% छूट देता हूँ, ठीक है। तो टोटल छूट या प्रॉफिट की बात आ जाए, दो लगातार जैसे प्रॉफिट की बात आ जाए, आपको कहीं पे एक 10% प्रॉफिट मिला, एक और 10% प्रॉफिट मिला, मैं आपसे पूछूं टोटल प्रॉफिट कितना मिला, तो आप ये मत कह देना कि 10-10 20% मिला, गलत हो जाएगा। उसको सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं। देखिए x और y दो लगातार अगर आपको प्रॉफिट मिलते हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो आपको टोटल 21% की वृद्धि मिलेगी अगर 10-10 की मिली है तो। वो इस मेथड से होता है। जो लोग पढ़े होंगे सक्सेसिव मेथड उनको सब पता होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग सब्सक्राइब करके वेट करें कि मैं जैसे ही कोर्स लेके आता हूँ सब कुछ पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ और साइंस से तो एकदम आप लोगों को प्यार करवा दूंगा अगर आप लोग टच में रहे, पढ़ते रहे तो लगातार, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम दे देना, केवीएस एनवीएस सबके दे लेना, सबको कहोगे कि हाँ सर मजा आ गया। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, अब आता है एक प्रश्न आपका, कई बार एज वाला आ जाता है, आयु वाला, इनको कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसा भी बने, दो व्यक्तियों के आयु के बीच का अनुपात हमेशा बराबर हो, अनुपात कह रहा हूं, अंतर हमेशा बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे आज मेरी आयु अगर 30 साल है, आपकी 25 साल है, तो आज से 20 साल बाद भी हमारे बीच जो गैप होगा एज का 5 साल का ही होगा, चाहे अगर 10 साल पहले भी बात करें तो भी 5 साल का ही गैप होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, यहां से इक्वेशन बना के सॉल्व करना और क्वेश्चन जाके देख लेना कैसे सॉल्व कराया, समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां अगर क्वेश्चन लूंगा तो शॉर्ट नोट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। देखिए दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, फिर वो चाहे वर्तमान की बात करे, कुछ साल बाद की, कुछ साल पहले की, किसी की भी बात कर ले। ये इस कॉन्सेप्ट को फेस करके अगर आप करोगे क्वेश्चन 100% सही करके आओगे और 2 मिनट के अंदर, मतलब 5 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका बनता है टाइम एंड वर्क से। इसमें क्या बोलता है, एक फार्मूला याद रखना, m1 d1 t1 बटा w1 बराबर m2 d2 t2 बटा w2। अब इसमें क्या होता है, m आपका होता है व्यक्ति या जिससे काम करवा रहे हो, मशीनों की संख्या, अगर मशीनें काम कर रही हैं तो मशीनों की संख्या, आदमी काम कर रहे हैं तो आदमी की संख्या m हो गई, ठीक है। d आपको बताता है कि दिन कितने लगे, t आपको बताता है दिन में भी घंटे अगर आ गया है तो कितना टाइम लगा वो, w बताता है काम। अब काम कैसे गिनते हो, जैसे आपको दे देगा कि कोई कंपनी एक दिन में 100 कुर्सियां बना रही है, तो ये जो 100 कुर्सी आ गया यही आपका W हो जाता है, W1। दूसरी कंपनी 200 बना रही है, W2 हो गई, ठीक है। उसको यहाँ रखना, अब उसके बाद सॉल्व करना, जो पूछेगा वो बता देना, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, वहां देख लेना, ये इस फार्मूले को बस याद रखना। सारा टॉपिक मैंने समेट रखा है, सारा टॉपिक, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि एक भी टॉपिक आपका छूटे। चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है, फटाफट से और इसको निपटाते हैं, ठीक है ना। अब आपका एक आ जाता है मीन निकालना है या माध्य कैसे निकालते हो, ठीक है। मीन या माध्य क्या होता है, जितने आंकड़े दिए हैं सबको आंकड़ों का योग ऊपर रख दीजिए और उसको भाग दे दीजिए आंकड़ों की संख्या से, ठीक है ना। कर लोगे ये मीन निकल जाएगा। उसके बाद आपका मीडियन आता है। देखिए मीडियन का फार्मूला होता है इवन आर्ट का, पर मैं फार्मूले से नहीं कराता, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करके भी दिखाया हुआ है, प्रीवियस ईयर में जाके देख लीजिएगा। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको आंकड़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में रखो, ठीक है। और अगर आंकड़े विषम संख्या में है, आंकड़े विषम संख्या है, जैसे मान लो आपके पास A B C और D और E ये आंकड़े हैं, ठीक है। तो आप मीडियन निकालोगे ना तो इनका बीच वाला, इधर आधा छोड़ दो आधा इधर, ये बीच वाला पकड़ लो। अगर यही सम संख्या हो जाती है तो बीच में दो संख्याएं आती है, इनको दो जोड़ के 2 से भाग दे दो, ये मीन आ जाता है। तो देखिए जब सम आ जाते हैं दोनों को जोड़ करके भाग दे देते तो मीडियन निकल के आ जाता है, माध्यिका आ जाती है। समझ गए। अगले टॉपिक पे आ जाओ, बहुलक। बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़े में सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हुई है उसका बहुलक बोला जाता है, मॉड बोला जाता है, ठीक है। ये आ गया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है। अब देखिए मीन मीडियन मॉड, बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा माध्य, ठीक है, ये होता है। ओके चलो
अगला आपका आता है, देखिए मॉड, इंग्लिश में भी लिखा है हमने, मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, सब कुछ दे दिया है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं टाइप फॉर्म में पीडीएफ और पीपीटी के फॉर्म में देने वाला हूँ, शॉर्ट नोट बनाने वाला हूँ सारे एग्जामों के, आपके सुपर टेट के लिए, बिहार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और एसटेट जो हरियाणा को होता है, राजस्थान का जो होता है, सारे टेट और जो भी वहाँ के एग्ज़ाम्स होते हैं, केवीएस हो गया, एनवीएस, सबके लिए ये मैं शॉर्ट नोट जो है खुद से पेन से लिख करके अब उसकी पीपीटी बनवा रहा हूँ, बाकायदा अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ, जो कि हर एग्जाम से पहले आप लोगों को पढ़ाया करूँगा मैं, ठीक है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेंज क्या होती है, परास या फिर परिसर क्या होता है, ये पूछ लेता है। देखिए, किसी भी आंकड़े में सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच का जो अंतर आता है वही उसका परास बोला जाता है, परिसर बोला जाता है। ये हो गया, याद रखोगे, ये अपना सब याद रखना आप लोग, क्योंकि बहुत कम आपके एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, सब याद रखना। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने ज्योमेट्री वाले पार्ट पे। देखिए, एक होता है, कोई भी अगर किसी भी समबहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, सभी बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है n गुणा 180 माइनस 360, या इसी में 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जा 180 कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाता है आपका 180 गुणा n माइनस 2 बन जाता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है किसका, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है। ये आपको बात को याद रखनी है, ठीक। चलो, समझ गए। अब आ जाते हैं, देखिए, n भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360, अच्छा बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। जैसे अगर हमें कोई बहुभुज दे रखा है, अगर एक बाह्य कोण निकालना है तो इसके फार्मूला होता है 360 बटा नीचे भुजाओं की संख्या, n हो गया, त्रिभुज है तो 3, चतुर्भुज है तो 4, 5, तो बहिष्कोण निकालने के लिए क्या करोगे, 360 को भाग दे दो, बड़ा सा लिख देता हूं, 360 को नंबर ऑफ भुजाओं से भाग दे दो। चलो, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़े ना हो जाए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि बहुत बड़ा कर दिया सर ने। देखिए, अगला क्या है, किसी भी समबाहुभुज या किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ये याद रखना। कोई भी बहुभुज है, सबके बाह्य कोणों का योग 360 होगा, ये याद रखना। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पे कुछ कंफ्यूजन आता है तो उसको तुरंत गूगल सर्च कीजिएगा, खुद से वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद फिर कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे कोई मिस्टेक थी, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, सामने से रिप्लाई नहीं आता, बैठ के लैपटॉप से बातें करता हूँ, ऐसे लगता है, तो कई बार हो सकता है सिली मिस्टेक आ जाए, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलो, यहाँ आ गया, अगले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, एक चीज, ये हमने फार्मूला हर एक क्वेश्चन में बताया है, किसी बहुफलक, ठीक है, के फलकों, शीर्षों, किनारों, ठीक है, फेस, वर्टेक्स, एज के बीच का संबंध जो होता है, अगर एफ आपका फेस हो गया, वी वर्टेक्स हो गया, ई एज हो गया, फार्मूला होता है आपका क्या, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। इसको तो घोल के पी जाओ, हर बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अगर 2 पैरेलल रेखाएं हैं P1 और P2, इनको एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन L कट कर रही है, तो ये कोणों में संबंध क्या होता है। देखिए, जो दोनों पैरेलल लाइन के अंदर के कोण है 5, 6, 4, 3, इनको अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है, और 8, 7, 1, 2 इनको बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर तिरछी रेखा के पार एक इस पार हो, एक इस पार हो, तो इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, एक मतलब क्या, अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, रूल्स क्या क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। देखिए, इस तरह से ये अगर लाइंस बनी हुई है, सीढ़ी बन गया ना, तो सीढ़ी के हर एक डंडा ऐसे बनता है, तो ये जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, ये कोण जो होते हैं, इन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसमें देखिए, कोण 1 बराबर हो जाएगा 6 के ऊपर से देखोगे, उसी तरह से 2 बराबर 5, 4 बराबर 8, 3 बराबर 7, ये सारे कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, जैसे 3 6 के बराबर हो गया, 4 वाला 5 के बराबर हो गया, ये याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अच्छा बताओ, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होता है, 5 + 3 कोण 5 और कोण 3 का योग 180 होगा, उसी तरह से 4 और 6 का योग 180 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अगर 2 सीधी रेखाएं ऐसे आके कट करती हैं, आपस में ऐसे कट करती है, ऊपर का कोण, नीचे का कोण, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख, ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर 4, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये याद रखोगे।
अच्छा, एक ही रेखा पे अगर एक कोण बनता है इस तरह से, ए बन गया और एक बी बन गया इस वाली रेखा पे, ए और बी का सम हमेशा बनता है कितना, 180 बनता है, और इन दोनों को एक साथ नाम दिया जाता है लीनियर पेयर, ठीक है, या रिजु रेखा वाला कोण इस तरह से बोला जाता है। चलो सब कुछ समेट दिया हूं। अब आपका आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण, और एक आता है सप्लीमेंट्री संपूरक कोण, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे दुनिया के दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोले जाते हैं, पूरक बोले जाते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे दुनिया के दो कोण, दो एंगल जिनका योग 180 हो, ठीक है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री बोले जाएंगे। याद रहेगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सब कुछ रिवाइज करना है, यहाँ पे बैठाना माइंड में, ये इसका नाम ही माइंड मैप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने सर्वांग समता पार्ट 1 में पढ़ा रखा है। पार्ट 1 में मैथ फार्मूला पार्ट 1 इस तरह से बाई अमृत यादव या अमृत सर लिखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, या अमृत एकेडमी, या डायरेक्ट आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सारे सर्वांग समता हर टाइप की बता रखी है। इसमें आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही थी वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। कुछ लोगों को दिक्कत ये आ रही थी कि सर पकड़ नहीं पाते कौन सा साइड किसके साथ होती है। देखो, आपको 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में लेफ्ट वाला सबका एक समान होगा, हर किसी में त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी ऐसा लिखा होगा। दूसरे वाले को देखना होता है कि इसके साथ कौन सर्वांगसम है। आपको क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री है, यहाँ पे क्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ बी देखो जिस पोजीशन पे आया हो वही पोजीशन क्यू की होनी चाहिए। जैसे बी यहाँ बीच में आया है तो जिस चारों ऑप्शन में क्यू आपका बीच में दिखे वही ऑप्शन सही माना जाएगा। अब देखो, अगर ये ए से बी शुरू हुआ है और जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ए से सी जैसे शुरू हुआ है, अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे या लास्ट पे है तो इसका जो 5 वाला है उसका फर्स्ट और लास्ट पे होना चाहिए पी क्यू। यहाँ पे देखिए ए फर्स्ट पे है, सी जो है लास्ट पे है। ऑप्शन चारों में ऐसा ढूंढो राइट साइड का कि जिसमें पी फर्स्ट पे और आर लास्ट में हो। तो इस तरह से आरएचएस या कोई सा भी सर्वांगसम कौन सी साइड किसके साथ आ रही है उसको चेक किया जाता है, भूलना नहीं, ठीक है। समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ये याद रखो, त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये बात याद रखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक टॉपिक आता है आपका एक्सटीरियर एंगल या बहिष्कोण जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में भी वर्ड बोलता जा रहा हूँ, हिंदी में भी बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, बहिष्कोण क्या होते हैं, ये सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। जैसे ये वाला बाहर निकालना थीटा तो ये x + y के बराबर होगा, ये याद रखोगे, समझ गए। वैसे ये छोटे छोटे टॉपिक मैंने पार्ट 1 में भी ले रखा है इसलिए जल्दी करा रहा हूँ इसे। अच्छा, किसी त्रिभुज के दो कोणों के बहिष्कोण से बनने वाले जो ये कोण होते हैं, ये थीटा और ये ऊपर वाले कोण के बीच संबंध होता है, ये बहिष्कोण से बनता है, याद रखना। सॉरी, बाइसेक्टर बोलते हैं, बाइसेक्टर, सॉरी बहिष्कोण बोल दिया। दो कोणों के बाइसेक्टर से बनने वाले बीच का ये कोण थीटा जो होता है ये 90 + a/2 होता है, ये याद रखोगे। अगर बहिष्कोण नीचे की तरफ बाहर बन रहा है इनके बीच वाले के बाइसेक्ट करके, ठीक है ना, तो ये जो कोण होता है इसका रिलेशन होता है 90 - a वाला, ऊपर वाला बटा 2, ये याद रखोगे। दो फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। एक आपका ट्रेपीजियम हो जाता है, इसका फार्मूला याद रखोगे एरिया का। इसमें क्या पूछता है आपसे, एरिया होता है ट्रेपीजियम इस तरह से बनता है, आमने सामने की ये वाली भुजा इसके पैरेलल होती है, दो भुजाएं पैरेलल और दो नॉन पैरेलल होती हैं। एरिया होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, h से गुणा कर देना, आप समझ गए, यहाँ तक हो गया। एक बार क्वेश्चन आपका बनता है रोम्बस से समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा क्या है, विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। तीसरी क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, जैसे एक विकर्ण D1 है एक D2 है, तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ये याद रखोगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला आपके सामने होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल D1 गुणे D2, एक तो ये याद रखोगे, ठीक है। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, चलो कोई नहीं, यहाँ तक आ गए। अब हम समराइज करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ अगर बचा है तो वो पार्ट 1 में जाके देखिएगा, आई थिंक वहाँ पे सब कुछ पढ़ा होगा। और भी कुछ बचा है तब कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर ये वाला टॉपिक रह रहा है, उसको भी कराऊंगा। हाँ, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ पेडागोजी और साइंस पेडागोजी की भी इसी तरह से एक माइंड मैप आपको बना करके 1-2 दिन के अंदर दे दूं, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके हाँ प्लीज़ एक अगर आप लोग खुद जो सब्सक्राइब कर लिया है
वो एक एक और अपने दोस्त को शेयर करके सब्सक्राइब करवा देना, और जो नहीं किए हैं अभी तक उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा पूरा मन है लाइव पढ़ाऊँ, जो भी चीज़ें हैं टू वे कम्युनिकेशन हो, जो कुछ बच रहा है वो भी अच्छे से आप लोगों को डिलीवर कर पाऊँ, भविष्य में आप लोग एक अच्छे टीचर बन पाओ, यही मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। ठीक है ना। चलो लास्ट टॉपिक इस पे आ जाते हैं, लास्ट फार्मूला। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रायिकता कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है आपका अनुकूल परिणामों की संख्या देखते हैं जिसके बारे में उसको ऊपर रखते हैं, नीचे कुल परिणाम देखते हैं, टोटल नीचे रख देते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी और घटना के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, संख्या 1 के बराबर होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, कई बार आपसे दे देगा कि एक संख्या है उसके प्रोबेबिलिटी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब आप उसको सॉल्व मत करना, सीधा एक में से घटा देना 0.5 का, उसकी भी 0.5 आ जाती है। ये होता है तरीका क्वेश्चन करने का। ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ सब कुछ एकदम रियल ऑथेंटिक एक एक पूरी रात जग जग के कंटेंट तैयार करके लिए आप लोगों के लिए ले आ रहा हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब जिम्मेदारी है आप लोगों की। आप अपना काम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, ताकि मैं साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और आफ्टर सीटेट आप लोग जिस भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए आपको मैथ और साइंस के लिए सब कुछ ला के दे सकूं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।